सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, चित्रा बाथम प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, अनिल दुबे प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सैयद जफर इस्लाम जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ा झटका यूपी से लगा था, अब बाकायदा रिपोर्ट आ गई है, क्या चीजें इसमें पॉइंट की गई? क्योंकि काफी चर्चाएं चली कि ये पहलू हो सकता है, वो पहलू हो सकता है, रिपोर्ट में किन किन पहलुओं पर ध्यान दिया गया? देखिए, रिपोर्ट जो है वो जाहिर है इंटरनल रिपोर्ट होती है, उसकी समीक्षा जो है हमारे सीनियर लीडरशिप और जो कोर कमेटी है उत्तर प्रदेश की वो करती है, जो लीडरशिप है वो करती है, और उसके बाद जो कोर्स करेक्शन जो करने का है वो लीडरशिप उसका फैसला करती है। इस जो भी उसका फीडबैक आया है, जो भी उस रिपोर्ट में कमियां या कहीं जहां कमियां रह गई हैं उसकी भरपाई कैसी की जाए, ये सारी बातें जो है वो पब्लिक नहीं करते, ये प्राइवेटली जो है जो अब एक कमरे में बंद होकर इस पर जो है समीक्षा की जाती है। और हमारी पार्टी कर रही है कि आखिरकार जो हमें सीटों की जो कमियां आई है उम्मीद से कम आई है, इसलिए उसकी समीक्षा करनी जरूरी है और वो समीक्षा की जा रही है। वैसे देखिए, मैं आपको अर्पिता जी एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक रिवाज है, एक दस्तूर है, एक प्रिंसिपल है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी जो है हर इलेक्शन में चाहे जीते या हार का सामना करना पड़े, हम समीक्षा इलेक्शन की जरूर करते हैं, हर सीट पे करते हैं, हर बूथ के एनालिसिस पे करते हैं, ताकि अगली बार जब भी इलेक्शन में जाए तो उसके बेसिस पे हम अपने जो रिसोर्सेज हैं विद इन द पार्टी फ्रेमवर्क में जो भी रिसोर्सेज है उसको किस तरह से मोबिलाइज किया जाए, कहां पर डिप्लॉय किया जाए, उस तरह से उस चीज को ध्यान में रखते हैं। आज जो भी नतीजे आए हैं 2024 के जनरल इलेक्शन के, जफर जी तो मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ स्टेट की। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि हार की और जीत दोनों की समीक्षा होती है, बीजेपी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो पहले भी सर्वे करा लेते हैं और चीजों को समझते हैं। अब मैं जरा कुछ चीजें आपसे पूछ रही हूँ, थोड़ी सी स्पष्टीकरण चाहूंगी अगर आप दे पाए। क्या ऐसे कारण जो संभावित दिख रहे हैं हमें, क्योंकि आपने कहा ये इंटरनल रिपोर्ट है, सामने नहीं आ सकती, आप लोग चर्चा और मंथन कर रहे हैं, लेकिन खबरें कुछ ऐसी हैं सर कि राज्य सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने के लिए कहा था और उनकी अनदेखी हुई, और यह भी कहा गया कि पार्टी पदाधिकारियों का सांसदों के साथ तालमेल अच्छा नहीं था। ये सारी बातें क्या वजह हो सकती हैं? क्योंकि जो सर्वे, और मेरा एक और सवाल इसमें सर कि सर्वे जो कि बीजेपी पहले कराती है चुनाव से पहले, क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए सर्वे नहीं कराया गया? सर्वे किया गया लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। पहले भी तो बीजेपी काम करती है ना सर। देखिए अर्पिता जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहूंगा कि सर्वे तो होते ही रहते हैं, सर्वे कराए जाते हैं और सर्वे हर लेवल पे होते हैं। ये मैं नहीं कहूंगा कि सर्वे नहीं होते हैं। सर्वे पार्टी अपनी जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, स्टैंडिंग है, वो बराबर हर वक्त उसको परखती रहती है और वो सर्वे के माध्यम से आता है। अलग अलग लोगों से सर्वे करवाते हैं, लेकिन मैं ये पुष्टि नहीं करूंगा किसने सर्वे किया क्या और किसके रिजल्ट क्या थे, ये मुझे जानकारी नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या सीटें काट दी गई जिन लोगों के, बिल्कुल इसका बेसलेस बात है, इसका कोई मानी नहीं है। इसलिए कि जो भी आपने देखा होगा कि कितना लंबी लंबी मीटिंग होती है जब हमारे इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, तो 3-4 बजे सुबह तक चलती रहती है। किसी पार्टी में देखा 4 बजे तक सुबह मंथन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जाहिर है कि अगर 20 लोग हैं प्रदेश से और 10 लोग हैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के, 30 लोग बैठे तो 30 के एक ओपिनियन नहीं हो सकते। हर लोग आपस में चर्चा करते, डिलिब्रेट करते और जो सबसे बेहतर उसमें विनेबिलिटी के हिसाब से जो सबसे बेहतर कैंडिडेट होता है उसको देते। बिल्कुल खारिज कर दीजिए इस बात को, मैं खारिज करता हूं कि जरा सा भी मन मुटाव या कोई ऐसी बात जिसको टकरा गए। और विधायकों की निष्क्रियता रही, कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता रही, कार्यकर्ता बेमन से चलिए मतदान तो करने चले गए लेकिन और लोगों को प्रेरित नहीं कर पाए मतदान कराने के लिए, और संविधान के मुद्दे पर दलित वोट दूर हुआ और उसको कामयाब आप नहीं बना पाए। ये भी कुछ रीजंस। देखिए, एक बात आपकी सही है और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अपोजिशन ने झूठ बोलने की बहुत कोशिश की और कहीं ना कहीं झूठ जो है वो उसमें संविधान के बारे में, हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, आप भी जानती है, हम भी जानते हैं और पूरे देश जानता है कि ये जो संविधान चेंज करने वाली बात थी वो बिल्कुल इसमें कोई
कोई उसका महत्व नहीं था, कोई सच्चाई नहीं थी। सर, लेकिन इस बात का मैं कह सकता हूं कि अब समीक्षा की जा रही है, क्योंकि जो समीक्षा हुई उसमें ये भी कहा जा रहा है कुछ ऐसे नेताओं के बयान भी इसके पीछे की वजह है। सर, इस बयान भी इसके पीछे की वजह, आप कह रहे हैं ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, फैजाबाद आप हार गए, लल्लू सिंह ये कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करना है, इसलिए दीजिए 400 पार। ऐसा नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैंने ऐसा कहा कि देखिए ये बात बिल्कुल अपोजिशन ने झूठ बोला संविधान के बारे में, हो सकता है इसका हम लोगों को नुकसान हुआ है, और ये समीक्षा के बारे में बात ज्यादा तौर पे कन्विक्शन के साथ मैं इस बात को आपके सामने रख पाऊंगा कि आखिर वो क्या कारण थे। लेकिन इस बात की पुष्टि मैं जरूर करता हूं कि अपोजिशन के लोगों ने झूठ संविधान के बारे में फैलाया, हो सकता है इसका नुकसान हुआ हो। लेकिन एक और बात जो आपने पूछा, क्या हमारे समन्वय नहीं था, क्या हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्या पूरे मन से हमारे कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है, अकेली पार्टी, मैं कह रहा हूं तो अकेली ही पार्टी है, जिसमें तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा रहता है। उसको ये आशा नहीं रहती कि कल मैं आज काम करूंगा तो कल मुझे कुछ मिलेगा, या आज हमको मिलेगा तो ही काम करेंगे। आप देखिए, यही एक पार्टी है जहां पर आज मंच पे यहां बैठा है तो कल वो, और सामने कोई अगर कार्यकर्ता बैठा है बीच भीड़ में, तो कल वो बीच भीड़ से उठ के यहाँ पर मंच पे बैठेगा, और मंच पे बैठा हुआ आदमी बीच में भीड़ में बैठ सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, इसलिए कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो इसमें हम इस बात को खारिज करते हैं कि समन्वय और कोऑर्डिनेशन की कमी थी, लेकिन कुछ कमियां तो जरूर रही होंगी ना अर्पिता जी। लल्लू सिंह के बयान पर भी मुझे आप जरा जवाब दे दीजिए। जब समीक्षा कीजिएगी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष वो नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा, लेकिन आपके नेता अगर ऐसा बयान देते हैं एन चुनाव से पहले, इसी का नतीजा फैजाबाद सीट हार गए। लल्लू सिंह वहां पर कह रहे हैं कि 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि संविधान में संशोधन करना है। इस तरीके के बयान भी डैमेज कर गए सर। देखिए, कभी कोई 100%, देखिए इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर कहा है कि पार्टी के जो अंदर जो बात होती है, जो डिस्कशन होता है, उसी को बाहर रखना चाहिए जो पार्टी में डिस्कशन होता है। कई लोग ऐसा होता है कि बड़बोले होते हैं, कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं और उनको उनकी जानकारी भी नहीं है, और ना उनको अपने बातों का क्या वजन है उसको समझते हैं होंगे। तो कुछ लोग ऐसे जाहिर है पार्टी में कभी कभी अनजाने में बोल जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी होता है पार्टी को। ये बात जरूर, इस बात की भी समीक्षा की जाएगी, और मैं इस बात को, आपकी बात को ठुकरा नहीं रहा हूं या खारिज नहीं कर रहा हूं कि पार्टी के कुछ लीडर्स अगर गलत बयानी से काम लेते हैं तो जाहिर है ये इलेक्शन का समय में, इलेक्शन के माहौल में कोई गलत बयानी से काम लेता है तो उसका नुकसान भी होता है। घनश्याम तिवारी जी, आपकी पार्टी पूरी तौर से जब समीक्षा कर ली जाएगी तो उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, आपकी पार्टी अभी जश्न के मूड में ही है, आपने भी मंथन चिंतन शुरू कर दिया आगे के लिए, चुनावों के लिए? नमस्कार अर्पिता जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जिस देश में प्रतिदिन पेपर लीक हो रहे हों, 60 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ हो, एक सरकार भीगी बिल्ली की तरह छुपी हुई हो, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही हो, एक भी जो बड़े स्तर पर गुनहगार व्यक्ति उसे पकड़ा नहीं गया हो, प्रदीप जोशी को हटाया नहीं गया हो, सरकार में आत्मबल समाप्त हो गया है कि कोई एग्जाम करा सके, यहां पर जश्न तो है ही नहीं। जहां पर एयरपोर्ट से लेकर के, ट्रेन हादसे से लेकर के, अयोध्या के राम मंदिर से लेकर के, रामपथ से लेकर के, तमाम जगह केवल लीक और फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा हो, इनकी जन विरोधी भ्रष्टाचार प्रेमी नीतियां और उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा हो, जहां पर आज भी देश का आम आदमी मानता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है, संसद के खिलाफ है, संसद में चर्चा करने के खिलाफ है, जहां पे प्रधानमंत्री आज भी मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, जहां पर अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिख रही हैं कि आपकी सरकार, योगी जी की सरकार घनघोर जातिवादी है, वो नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों को उनकी जो जगह है, स्थान है, अवसर है, वो दिए जाएं, जिसमें लगातार आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को दिखाते हैं, किस तरीके से वो लगातार प्रयास करते हैं कि देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके अवसरों की हकमारी की जाए। ऐसे में जश्न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मना सकती है, क्योंकि इस पार्टी को देश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम आज सड़क पर हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से संसद से लेकर के सड़क पर, लखनऊ से लेकर के दिल्ली में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जवाब मांग रहे हैं, नीट की परीक्षा पे जवाब दो, इनको आत्मचिंतन करने दीजिए। जहां पर आप अमेठी हार जाते हैं, बनारस में प्रधानमंत्री हारते हारते बचते हैं, जहां पर आप अयोध्या हार जाते हैं, 10 साल से
टीवी चैनलों के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से, बीजेपी के अनेक नेताओं के माध्यम से, प्रवक्ताओं के माध्यम से सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे कि आप राम भक्त हैं, आप हिंदू हैं, आप नहीं हैं। भगवान राम ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कुशल क्षमता और जनता की लोकप्रियता ने ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो फेक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी, ये बताने की कौन राम भक्त है कौन नहीं है, भगवान राम ने अथॉरिटी को नकली साबित कर दिया। मुझे घनश्याम जी ये बता दीजिए, अगर आप क्या मुद्दे देखते हैं कि कहां पे बीजेपी, आप ये जो गिना रहे हैं ये आज की परिदृश्य, लेकिन और चीजें आपको क्या लगती है जिसकी वजह से नुकसान हो गया, और आप ये कह रहे हैं ये जो अभी बातें आप बता रहे हैं इसकी वजह से आगे और नुकसान होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? लेकिन और कौन से ऐसे बिंदु जिनसे नुकसान हुआ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिहाज से खासतौर पर? जिस देश में एयरपोर्ट से लेके, ट्रेन से लेके मंदिर तक सब लीक कर रहा है, पेपर भी लीक कर रहे हैं, वहां पे सरकार लीक करेगी और लीक हो जाएगी। नुकसान जो उत्तर प्रदेश में इनको हुआ है इसलिए क्योंकि जब लोग चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री कहें कि युवा बेरोजगार क्यों हैं, जो आम आदमी गरीब हुआ है, गरीब बेसहारा हुआ है, वो महंगाई से लड़ने के लिए सरकार क्या करेगी, किसानों के ऊपर लाठी गोली चलाने वाली सरकार किसानों को क्या राहत दे सकती है, महिलाओं के खिलाफ खड़ी, बेटियों के खिलाफ खड़ी ये सरकार महिलाओं के लिए क्या कर सकती है, जातीय जनगणना के लिए क्या करेगी। जब ये बातें आम आदमी सुनना चाह रहा था तो देश के प्रधानमंत्री उसे मीट, मछली, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, इस तरह की कहानी सुना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घमंड में ये सोच के चल रहे थे कि अब उनके वो सबसे बड़ी पार्टी है, 13,000 करोड़ का चंदा जमा किया है इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के जवाब एक बार ले लेते हैं सही जफर इस्लाम जी से। क्या घमंड, क्योंकि इसका जिक्र तो इंद्रेश कुमार ने भी किया, उन्होंने अहंकार की बात कही, इनडायरेक्ट वे में कहा, जिसको जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्या घमंड की वजह से ये स्थिति रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो जानता है, समझता है, पहचानता है, परखता है, और ऑपोजिशन के बातों को बिल्कुल वो नकार देगा, इसलिए कि यही एक पार्टी है जो घर घर में जाके लोगों की सेवा करने वाली पार्टी है, जो जनता की सेवा करना अपना धर्म मानती है, जनता के लिए समर्पित होकर जनता के लिए काम करने की इच्छा से वो बार बार इलेक्शन लड़ती है। कोई अपना पर्सनल फायदा कोई नहीं देखता है, या पर्सनल कोई ये नहीं होता है, कोई भी पद मिलता है पार्टी की तरफ से तो उसका लक्ष्य एक ही होता है कि इससे किस तरह से जनता के बीच में जाके जनता को फायदा कराया जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, जब हारने, अगर कोई सीटें कम हो जाती है, हम हारे तो नहीं, सीटें कम हुई है, तो उसका जरूर कोई ना कोई ठेकरा फोड़ने का तरीका निकाला जाता है और इस तरह की बातें, अटकलें लगाई जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से कह रहा हूं, नंबर 1 पार्टी 240 सीटें लेके आई हैं। क्या ये उन पार्टियों को कहने का अधिकार है जो 30-40 में सिमटी या 90-95 में सिमटी हुई पार्टी है? क्या उनको अधिकार है कि 240 सीटें लाने वाली पार्टी, जो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आप 40% से ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी, उसको अधिकार है अपनी बातें कहने का, और उसको अधिकार है, जनता का स्वीकृति मिली है और जनता के बीच में जाकर जनता के समर्थन से हम जीते हैं। देखिए, मैं एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन पिछले 75 सालों में, सबसे खराब प्रदर्शन 3 बार जो हुआ है वो 2014, 2019, 2024 में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अपने पूरे इतिहास में सबसे अच्छा 3 परफॉर्मेंस जो है वो 2014, 2019, 2024 में हुआ है। तो किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? नीचे जा रहे हैं, हम तो अपनी पोजीशन बना के रखे, बेस्ट परफॉर्मेंस, और हम अपने सरकार में भी हैं। ठीक है, कुछ कमियां रहे होंगी, कुछ सीटें कम हुई हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, मंथन कर ही रहे हैं हम, उसका जो निकलेगा उसके बाद। लेकिन अहंकारी पार्टी कांग्रेस हो सकती है, और लोग जानते हैं कि समुंदर कहते हैं समुंदर है, समुंदर में गोता लगाते रहो, मतलब ये अहंकार वाली बात है। इस पार्टी को एक कार्यकर्ताओं की पार्टी कहते हैं, और किसी को भी, चाहे वो पोस्टर लगाने वाला हो, चाहे वो झाड़ू साफ देने वाला पार्टी का हो, चाहे चाय पिलाने वाला पार्टी में हो, चाहे पार्टी में क्लरिकल काम करने वाला हो, हर किसी को इस पार्टी ने मौका दिया है आगे बढ़ने का, और बिल्कुल सड़क से उठा के संसद तक पहुंचाने का काम किया है। यही पार्टी कर सकती है, यही लीडरशिप कर सकती है, इसलिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। ठीक है, चित्रा बाथू। हेलो अर्पिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। अर्पिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का मंथन अभी भी कोई भी शीर्ष कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगा। क्यों?
क्योंकि जैसे आपने कहा कि अहंकारी पार्टी है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी डिसमल क्यों हुई है। 2014 में ये अपने कर्मों पे नहीं आए थे, ये अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पे नहीं चुन के आए थे इतनी भारी मात्रा में। 2014 में ये धर्म के नाम पे चुनकर आए थे, और 10 साल बाद जब इनको अपना खुद का कर्म का रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ा तो जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। आज जो भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो चीजें बिहाइंड द क्लोज डोर होनी चाहिए थे, इन्हीं के नेताओं ने जाके जनता के बीच में रख दिया। यानी संविधान को हटाना या संविधान को बदलना, 400 पार इनको इसीलिए चाहिए, ये बिहाइंड द क्लोज डोर्स की इनकी स्ट्रैटेजी थी। जो ज्योति मिर्धा जैसे इनके जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स थे, या फिर अरुण गोविल जी, या फिर लल्लू सिंह जिनका आपने नाम लिया, ये सभी लोगों ने जाके खुले मन से इनको बताया। तो इसीलिए अगर विपक्ष ने ये कहा है कि 400 पार यानी संविधान पे वार, 400 पार यानी आरक्षण पे वार, तो ये कहाँ गलत किया है? इन्हीं के नेताओं ने तो जाके बताया है। आप अगर देखेंगे कि फेज 1 से लेके फेज 7 तक 60 to 62% ऑन एन एवरेज वोटिंग परसेंटेज हुआ है, जो इस बार सबसे कम गिनती में इसलिए है क्योंकि इन्हीं का जो कार्यकर्ता था वो इनके पैराशूट वाले नेताओं से इतना ये हो चुका था, निराश हो चुका था। इनकी जो भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो इन्होंने दूसरे नेताओं को लाने का काम किया था, उसको वो एज अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखना चाहता था। ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा कारण था भाजपा की हार का, जो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आज भी। दूसरा मुद्दा मैं ये बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में इनको सबसे बड़ी हार इसीलिए मिली है क्योंकि दलितों के मुद्दों के ऊपर इन्होंने कितनी बार मुंह खोला है पिछले 10 साल में? 0 टाइम्स। पिछड़ों के मुद्दों पर इन्होंने कितनी बार उनका सपोर्ट किया है? 0 टाइम्स। तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये सब देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा और उसकी नीतियां उनके खिलाफ गई है, और इस वजह से उन्होंने अपना निश्चय इस बार किया था। बता दीजिए चित्रा जी, मैं इस पे ये समझना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मान रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। आप पिछले बार से अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो आपकी पार्टी ने बहुत बढ़िया और बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में आप नाकाफी रहे, नाकाम रहे। अगर इतनी ही आपकी बातें जनता तक पहुंच रही हैं तो इस बार तो सरकार आपकी बननी चाहिए, महागठबंधन की बननी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, आज ये जिस इसको लेकर चिंतन मंथन आपके बीच चल रही है? आपकी पार्टी चिंतन कर रही है कि अगली बार भी सिर्फ इस बात से खुश हो जाएंगे कि चलिए इसी बात से खुश हैं कि उनको 400 नहीं पहुंचने दिया, चलिए ये तो ठीक है? क्या इसी बात की खुशी है? देखिए, हमको खुशी इस बात की है कि हमारा परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो धर्म के नाम पे लोगों को वर्गलाने का काम किया था, वो जो फसाद था वो एटलीस्ट हमने ब्रेक करने में कामयाबी हासिल करी है। दूसरी बात, हमारा मैनिफेस्टो अगर आप देखें, जो इतना करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया था फेज 1 से लेके फेज 7 चुनाव के टाइम पे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सभी जनता के मुद्दे हमने मेंशन किए थे, जातिगत जनगणना से लेके सामाजिक न्याय से लेके। मैं वो मान रही हूँ चित्रा जी, मैं मान लेती हूँ जो बातें आप कह रही मैं मान चुकी हूँ, लेकिन मैं इसीलिए तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सब कुछ जनता ने स्वीकार कर लिया, आपके एजेंडे स्वीकार कर लिए, आपके जो नैरेटिव सेट किया वो स्वीकार कर लिया, बीजेपी नाकाम सरकार के तौर पर रही, वो भी मैंने चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन फिर भी 272 का आंकड़ा तो नहीं आया ना इंडिया ब्लॉक के पास। मैं आपको वही बता रही हूँ कि जिन बैसाखियों के सहारे आज एनडीए 3.0 बना है, आने वाले दिनों में देखेंगे कि इशू बेस्ड राजनीति अगर होगी तो अगर आप बैसाखी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं मैम? उनके पास 272 है क्या? अच्छा चलिए मान लीजिए 230 तो होंगी, शायद सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस ने। एनडीए 3.0 की बात कर रही हूँ, मैं एनडीए 3.0 की बात कर रही हूँ। मेजोरिटी इनके पास भी नहीं है, इनके पास भी 240 ही है। तो जो उनकी बात करी नहीं रही, मैं इंडिया ब्लॉक की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप कह रही हैं यही बार बार सवाल उठता है ना कि आखिरकार फिर क्यों